तो इसको पहले तोड़ लें ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले में। हाँ, फॉर्मूले में तोड़ के दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक करने के बारे में सोचना है। यस। बाकी लोग जरा अटेम्प्ट लीजिए। तो अगर आप तो इसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक करके लिखेंगे तो अब आपको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट दिखने चाहिए, बस ये है। तो ब्रेक करके लिखोगे तो क्या लिखोगे सोचो। अगर हम कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे तो कॉस ए कॉस पी प्लस साइन ए साइन पी, क्या कॉस बी कॉस पी प्लस साइन बी साइन पी, कॉस सी कॉस पी प्लस साइन सी साइन पी, कॉस ए कॉस क्यू प्लस साइन ए साइन क्यू, कॉस बी कॉस क्यू प्लस साइन बी साइन क्यू, कॉस सी कॉस क्यू प्लस साइन सी साइन क्यू, फिर कॉस ए कॉस आर प्लस साइन ए साइन आर, कॉस बी कॉस आर। मेरे हिसाब से ब्रेकिंग सबको नज़र आ रही होगी, हाँ या ना में जवाब दो बस। कॉस सी कॉस आर साइन सी साइन आर, मेरे हिसाब से ब्रेकिंग सबको नज़र आ रही होगी। आ रही है क्या नज़र? भाई ये तो दिख रहा है ना कि कॉस ए कॉस बी कॉस सी साइन ए साइन बी साइन सी, कॉस बी साइन सी से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। सेम कॉस ए कॉस बी कॉस सी साइन ए साइन बी साइन सी, कॉस क्यू साइन क्यू से हो रहा होगा। कॉस ए कॉस बी कॉस सी साइन ए साइन बी साइन सी, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा। यहाँ तक दिखा क्या? बोलो। अच्छा, अब इसी में अगला वाला टर्म अगर जीरो इंटू जीरो लिख दें, जीरो इंटू जीरो लिख दें, जीरो इंटू जीरो लिख दें, कोई प्रॉब्लम? जीरो इंटू जीरो लिख दें, जीरो इंटू जीरो लिख दें, जीरो इंटू जीरो लिख दें, कोई प्रॉब्लम? भाई 3x3 बनाना है ना, तो यहाँ भी जीरो इंटू जीरो लिख दो, है कि नहीं भाई? यहाँ भी जीरो इंटू जीरो लिख दो, यहाँ भी जीरो इंटू जीरो लिख दो। तो इसका मतलब जो दो डिटर्मिनेंट ब्रेक हुई वो क्या हुई सोचो भाई। एक हो गई आपकी कॉस ए साइन ए जीरो, कॉस बी साइन बी जीरो, कॉस सी साइन सी जीरो, और दूसरी डिटर्मिनेंट क्या ब्रेक हो के आ गई जो मल्टीप्लाई हो रही है जिस पे, कॉस पी साइन पी जीरो, कॉस क्यू साइन क्यू जीरो, एंड कॉस सी साइन सॉरी पी क्यू आर कॉस पी साइन आर जीरो। अब दोनों डिटर्मिनेंट इंडिविजुअली एक एक रो जीरो है, तो टोटल वैल्यू जीरो आ गई कि नहीं आ गई? हाँ या ना में जवाब दो भाई। सिंप्लीफिकेशन समझ में आया यस भाई? सर। इतना स्मार्टली इसको डील किया। दो पार्ट शुरू करूं भाई? देखिए, नहीं अगर फील आ रही है तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले जो स्टार्टिंग वाला टू लिखा है उसको क्या हम वन इंटू वन लिख दें? सोचो। अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा है, अल्फा बीटा एक साथ कंबाइंड है, गामा प्लस डेल्टा एक साथ कंबाइंड है। अल्फा बीटा एक साथ कंबाइन है, गामा डेल्टा एक साथ कंबाइन है, और उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन को हमें हैंडल करके लिखना है। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? ओके, देखिए जरा। क्या हमको समझ पाए? अरे बोलिए, क्या हमको समझ पाए? नहीं? कैसे दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक करेंगे दिखा सबको? सबसे पहले ये तो फील आ रहा होगा कि इसको वन इंटू वन प्लस वन इंटू वन लिख देते हैं, ठीक है ना? अच्छा, आप देखिए जरा ध्यान से। इसको गामा प्लस डेल्टा इंटू वन और इसको अल्फा प्लस बीटा इंटू वन लिख देते हैं, ठीक है? इसको गामा डेल्टा इंटू वन और इसको अल्फा बीटा इंटू वन लिख देते हैं, ठीक है? इसको गामा प्लस डेल्टा इंटू वन प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू वन लिख देते हैं।
अच्छा, इसको ब्रेक कर देते हैं गामा प्लस डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा में, ठीक है ना। और इसको ब्रेक कर देते हैं गामा प्लस डेल्टा इंटू अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा डेल्टा में, ठीक है। इसको ब्रेक कर देते हैं गामा डेल्टा इंटू वन प्लस अल्फा बीटा इंटू वन में, देखते जाइएगा ब्रेकिंग। फिर इसको ब्रेक करते हैं गामा प्लस डेल्टा इंटू अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस नहीं, गामा डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा, या एक सेकेंड, गामा डेल्टा चाहिए ना। गामा डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा। एंड इसको ब्रेक करो जरा, गामा डेल्टा इंटू अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा इंटू गामा डेल्टा। क्या है ब्रेकिंग सबको समझ में आ रही है, ये बताओ। सर हाँ। सर जो इधर आपने लेफ्ट हैंड साइड में जो थर्ड रो है, हम्म फर्स्ट कॉलम, हम्म इसमें सर जैसे आपने इंटू वन में लिखा है सर, अगर हम गामा इंटू डेल्टा प्लस अल्फा इंटू बीटा कर दें तो? क्या कर दी? सिर्फ गामा इंटू डेल्टा प्लस अल्फा इंटू बीटा इस फॉर्म में अगर लिख दें हम, नहीं नहीं, अब वो क्यों जैसे नहीं लिख, लिखा था। नहीं नहीं, वो क्यों नहीं लिख रहे हैं उसका रीजन है ना, ऐसे थोड़ी ना लिख दोगे भाई। अब ये तो पहले ब्रेकिंग, ये ब्रेकिंग सोचे कैसे वो देखो ना भाई। अगर आप पहला टर्म देखो, अगर आप ऑब्जर्व करो तो वन, ठीक है ना। ये अल्फा गामा प्लस डेल्टा गामा डेल्टा, वन अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, ठीक है ना। बोलो भाई, पहला टर्म दिखा सबको ये, हाँ या ना। यस सर। अब इधर आओ, वन गामा प्लस डेल्टा गामा डेल्टा, वन अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, दिखा? बोलो। यस सर। वन अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, वन गामा प्लस बीटा गामा बीटा, दिखा? तो यानी हमने क्या यस ऑब्जर्व सर। किया कि तीनों रो में यही तो टर्म कॉमन बन रहा है ना पहले स्टेप में। बोलो, देखो ध्यान से, जो हमें ऑब्जर्व करना था वो सिंपल सी इतनी चीज तो थी। बोलो भाई, जो हमें ऑब्जर्व करना था वो सिंपल इतनी चीज तो थी ना, हाँ या ना। इसके बाद जिसका आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो टर्म देखो ध्यान से क्या है। पहले में वन 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 है ना। दूसरे में क्या है भाई, गामा प्लस डेल्टा अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा। तीसरे में क्या है, दो दो का प्रोडक्ट है जो तीनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ या ना। ऑब्जर्वेशन दिखा क्या, नहीं कुछ? तो यहाँ पे लास्ट वाला टर्म वही क्या ले लोगे, वन जीरो इंटू जीरो, वन इंटू जीरो भी ले सकते हो, जीरो इंटू जीरो ले लो। यहाँ पे वही क्या ले लोगे, जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो। यहाँ पे भी क्या ले लोगे, जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो और जीरो इंटू जीरो। अब बताओ, तुरंत दो डिटर्मिनेंट ब्रेक होते हुए नजर आए कि नहीं आए? एक क्या नजर आया, वन अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, वन गामा प्लस डेल्टा गामा डेल्टा, जीरो जीरो जीरो। और अगला वाला जो मल्टीप्लाई हो रहा है क्या हो रहा है, पहले में वन वन जीरो हो रहा है, हाँ या ना। अगली में गामा प्लस डेल्टा अल्फा प्लस बीटा, हाँ या ना। और जीरो हो रहा है। और अगले में गामा डेल्टा अल्फा बीटा और जीरो हो रहा है। ध्यान से देखो, क्या यही मल्टीप्लाई हो रहा है? अब ये वाला डिटर्मिनेंट भी जीरो है, ये वाला डिटर्मिनेंट भी जीरो है, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या आ गया डिटर्मिनेंट का, जीरो। देखा कैसे ऑब्जर्व करके दो बड़े से डिटर्मिनेंट को दो छोटे डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर दिया। बस यही ऑब्जर्वेशन आपको सीखना है। तो यही जितने चारों क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसमें बस यही ऑब्जर्वेशन, कैसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ यही दिखा रहा हूँ आपको, यही इंपॉर्टेंट चीज है बस।
तो पहली चीज तो ये तो समझ में आना ही चाहिए था यार, अगर ट्रायंगल है तो ए प्लस बी प्लस सी पाई होगा, इतना तो फील आ ही रहा होगा। तो उसके हिसाब से पहला स्टेप तो करना ही चाहिए था सबको यार। साइन 2a, साइन सी की जगह साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं, साइन बी की जगह साइन ऑफ ए प्लस सी लिख सकते हैं, इसकी जगह साइन ऑफ ए प्लस बी लिख सकते हैं, इसकी जगह 2b लिखा ही है, इसकी जगह साइन ऑफ बी प्लस सी लिख सकते हैं, इसकी जगह साइन ऑफ क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी लिख सकते हैं, इसकी जगह साइन ऑफ बी प्लस सी लिख सकते हैं, इसकी जगह साइन 2c लिखाई है। यही डिटरमिनेंट हमें सिंप्लीफाई करना है। अब वही जो पी क्यू वाला क्वेश्चन किया था ना, उसी के हिसाब से इसको ब्रेक कर लेंगे। दिख रहा है कि नहीं भाई? तो पहला वाला ब्रेक क्या हो गया, साइन ए कॉस ए, ठीक है ना, एंड कॉस ए साइन ए, दिखा। अगला ब्रेक क्या हो गया, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। अगला ब्रेक क्या हो गया, साइन ए कॉस सी एंड कॉस ए साइन सी। कुछ फील आया होगा, बोलो भाई। फिर साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, फिर साइन बी कॉस बी, फिर कॉस बी साइन बी। देखना जरा ध्यान से। फिर साइन सी कॉस बी, कॉस सी साइन बी। देखिए कुछ कुछ ब्रेकिंग क्लियर हो रही कि नहीं? अब कुछ फील आ रहा होगा भाई क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करना है दो पार्ट में। क्या बाकी लोगों को कुछ समझ में आया भाई? यस सर। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी, साइन सी कॉस सी प्लस कॉस सी साइन सी। देखिए जरा ध्यान से, दिखा दो डिटरमिनेंट कौन कौन से ब्रेक हो रहे हैं बताओ। साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। दिख रहा है भाई? बोलो। साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। तो इसमें मिल जाएगा कॉस बी कॉस बी कॉस बी, साइन बी साइन बी साइन बी। यस सर। कॉलम इंटू कॉलम कर देंगे ना सर। वेरी गुड। और बाकी वो जीरो जीरो तो लिख ही लोगे। यस सर। ब्रेक हो गए? बोलिए भाई, मैंने ब्रेक करना सिखा पाया कि नहीं ये बताओ पहले, इम्पोर्टेंट बात। क्या बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है या बिल्कुल नहीं आ रहा? सब लोग साइलेंट हो आज, क्या बात है? आ रहा है। नहीं सुना रहे हैं। तो क्या ब्रेक करके लिख लो, साइन ए कॉस ए जीरो, फिर वही ना साइन बी कॉस बी जीरो, और फिर साइन सी कॉस सी जीरो। क्या बोलते हो? और अगला वाला क्या ब्रेक करके लिख रहे हो, कॉस ए साइन ए जीरो, कॉस बी साइन बी जीरो, और कॉस क्या सी, यस सर। कॉस सी साइन सी यस सर। और जीरो। देखो ध्यान से, क्या ब्रेकिंग समझ में आ रही है? तो यही डिटरमिनेंट, दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू मिला के क्या आंसर आ गया, जीरो आ गया। अरे बोलो भाई, ब्रेकिंग दिखी कि नहीं ये बताओ, बस इंपॉर्टेंट बात। यस। चलिए क्लियर हो गया ना? तभी ब्रेकिंग वाला पोर्शन मेरे हिसाब से तो अब आप कर लेंगे ना? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ते हैं। मतलब किसी भी डिटरमिनेंट को अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है और डिफरेंशिएट करके हम कैसे उसको यूज करते हैं आगे अपने क्वेश्चन में, हम उसकी बात करने वाले हैं।
और उस टाइप के क्वेश्चन, उसमें डिफरेंशिएशन से हम कैसे क्वेश्चन डील करते हैं, उसमें कहाँ क्या चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, वो बात करते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ वेरी सिंपल थिंग। मान लेते हैं कि अगर हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है f1x f2x, ठीक है, एंड f3x एंड f4x, ये 2x2 का एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और हमें इसी डिटर्मिनेंट को x के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करना है। तो एक तरीका तो ये है कि सबसे पहले हम डेल्टा को सिंप्लीफाई कर लें, डिटर्मिनेंट निकाल लें x का फंक्शन, और फिर सीधे उसको डिफरेंशिएट कर दें x के रेफरेंस में। ये तो सबसे आसान तरीका हो गया। बट 2x2 में तो मान लो ये मेथड हम लगा भी दें कि अपनी डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर लें, बट जैसे 3x3 आएगा, 4x4 आएगा, तो हर बार आप पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई करके x का फंक्शन निकाल पाए, ये थोड़ा कम होगा। ये भाई इतना बड़ा काम तो करना हर बार पॉसिबल नहीं होगा। कई बार क्या होगा, प्रॉपर्टीज लगा के हम अपनी डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करके एक्स का फंक्शन बना लेंगे और फिर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, है कि नहीं? कितने भी बार डिफरेंशिएट करना है वो काम हम करते चले जाएंगे। बोलिए, क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो? बट अगर हमें बिना डिटर्मिनेंट को क्या किए, मतलब बिना डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई किया, उसकी वैल्यू कैलकुलेट किए, उसको डिफरेंशिएट करना है, तो उसको डिफरेंशिएट करने का तरीका ये होता है कि हम रो या कॉलम वाइज, वन वन रो या वन वन कॉलम वाइज उसको डिफरेंशिएट करके रिजल्ट लिखते हैं। जैसे अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें रो वाइज, तो सबसे पहले पहली वाली रो को हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, है कि नहीं, और दूसरी वाली रो ऐसे ही छोड़ देंगे। क्लियर? फिर एक और डिटर्मिनेंट बनाएंगे जिसमें दूसरी वाली रो को डिफरेंशिएट करेंगे, है कि नहीं, और पहली वाली रो ऐसे ही छोड़ देंगे। यही सेम काम आप कॉलम में कर सकते हैं, यही सेम काम आप कॉलम में कर सकते हैं। मतलब उसका डिफरेंशिएशन या तो हम रो वाइज करते हैं या हम कैसे करते हैं भाई, कॉलम वाइज। क्या है, मेरी बात समझ पाए मैंने जो बोल गया? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। का डेरिवेटिव या तो अगर आप रो वाइज करते हैं तो एक एक रो करके डिफरेंशिएट करते जाइए, बाकी रोज को सेम रखिए, इतने डिटर्मिनेंट बना लीजिए। अगर 3x3 का सिस्टम है तो 3 डिटर्मिनेंट बन जाएंगे, पहली रो बाकी दो सेम, दूसरी रो पहली और तीसरी सेम, तीसरी रो पहली और दूसरी सेम। और अगर आप यही काम कॉलम वाइज कर रहे हैं, है कि नहीं, तो एक एक करके कॉलम को डिफरेंशिएट करते चले जाइए। सबसे पहले पहले कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरा कॉलम सेम रख लेंगे, फिर दूसरे कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे, पहला कॉलम सेम रख लेंगे। ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो या तो आप कई सिचुएशंस में डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ओपन करके, फिर डिफरेंशिएट कर लेंगे जहां प्रॉपर्टीज आपको डायरेक्ट दिख रही हो या सिंप्लीफाई डायरेक्ट हो रहा हो, नहीं तो वन बाय वन रो वाइज आप ये डेरिवेटिव लगाएंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? बोलिए। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट बात, मान लो आपके सामने एक ऐसा डिटर्मिनेंट दिया हो जिसमें फंक्शन किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही हो और बाकी सारी रो या कॉलम कांस्टेंट हो, सही है, और फिर आपको इसका डेरिवेटिव करना हो, तो अब डेरिवेटिव सिर्फ एक ही रो का हो जाएगा, बात खत्म। क्योंकि बाकी जो रो को जो आप अलग अलग तीन डिटर्मिनेंट में ब्रेक करके डिफरेंशिएट करोगे तो दूसरी वाली रो का डेरिवेटिव जीरो, अगले वाले में तीसरी वाली रो का डेरिवेटिव जीरो, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट। तो अब हम इसको ओपन करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा जो रो है या जो कॉलम एक्स का फंक्शन है उसी को सीधा डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर देंगे। क्या ये बात समझ में आई सबको? ये बताओ, अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। क्या ये बात सबको समझ में आई भाई? अच्छा, सेम वे से अगर हमें उसका इंटीग्रेशन करना है, सेम वे से अगर हमें उसका इंटीग्रेशन करना है, समझ गए? मतलब डेल्टा अगर आपको ऐसे ही दिया हुआ है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स ए बी सी और डी ई एफ, मतलब अगर सिर्फ एक रो या एक कॉलम एक्स का फंक्शन है और हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो जो रो या जो कॉलम एक्स का फंक्शन है हम सिर्फ उसी रो या उसी कॉलम के सारे एलिमेंट को इंटीग्रेट कर देंगे, खत्म। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? बोलिए। और सिंप्लीफाई करके लिख देंगे ये काम, लेकिन हम केवल तब कर पाएंगे जब एक रो या एक कॉलम क्या दियो, ऑब्वियसली जब हम इस रो पे अपनी डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो एफ एक्स के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, इसका कोफैक्टर,
प्लस gx के साथ उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई होगा, प्लस hx के साथ उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई होगा। तो अल्टीमेटली इंटीग्रेशन fx gx hx होंगे और बाकी उस इंटीग्रेशन में उसका कोफैक्टर ही तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, हाँ या ना। बट अगर ऐसा हो कि डेल्टा में ऐसा हो कि एक से ज्यादा रो फंक्शन में दी हो, जैसे ये fx है, ये gx है और ये hx है, उसके अलावा बाकी किसी रो में भी फंक्शन आ जाए, उसके अलावा बाकी किसी रो में भी क्या आ जाए, फंक्शन आ जाए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करके एक फंक्शन निकालेंगे और फिर उसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो फिर हम उस फंक्शन को ही इंटीग्रेट करेंगे। अब हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अब हम क्या करेंगे, पहले इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, ये डिफरेंस है। अगर एक ही रो या एक कॉलम फंक्शन है तब तो डायरेक्ट डेरिवेटिव लगा, वो इंटीग्रेशन लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सीधे उसी रो को इंटीग्रेट कर देंगे या सीधे उसी कॉलम को इंटीग्रेट कर देंगे। बट अगर एक से ज्यादा रो या कॉलम में एक्स का फंक्शन आ गया, हाँ या ना, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करके एक्स का फंक्शन निकालेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। क्या ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कब कैसे होगा, ये बात समझ में आई, ये बता दो बस। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। सीधे अगर हम इसका डी डेल्टा वाई डी एक्स लगा दें और रो वाइज लगा दें, क्या लगा दें भाई, रो वाइज कर दें क्या, बोलिए। यस सर। तो 2x cos x और 1, बाकी तो सेम आ जाएगा, cos x 3x प्लस 2 x माइनस 1 x x माइनस 3 एंड cos x। फिर अगली बार लिखोगे तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स और x प्लस 1 ऐसे ही लिख दोगे। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, यहाँ क्या आएगा 3, यहाँ क्या आएगा 1, बोलो भाई। और यहाँ क्या आ जाएगा, x x माइनस 3 एंड cos x। फिर अगली बार ऐसे ही लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर साइन एक्स एक्स प्लस 1, फिर cos x 3x प्लस 2 x माइनस 1 और यहाँ क्या आएगा 1 1 और माइनस साइन एक्स। अब हमें डेरिवेटिव कहाँ निकालना है, जीरो पे। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई, तो इसी में जीरो रख दो। जैसे ही जीरो रखोगे, 0 1 1 1 2 0 0 माइनस 3 1, पहला डिटर्मिनेंट आराम से सॉल्व हो जाएगा। फिर 0 0 1 0 3 1 0 माइनस 3 1, ये तो आराम से सॉल्व होकर जीरो ही दे देगा। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। फिर 0 0 1 1 2 माइनस 1 1 1 0, ये भी आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो पहले वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4, दूसरे वाले की 0 और तीसरे वाले की शायद -1 आ जाती है। तो अल्टीमेटली आंसर इसका -5 आ जाएगा। चेक करिए जरा। फर्स्ट वाले की +4 आएगी शायद। फर्स्ट वाला +4 आ रहा है क्या, -4 ही आएगा, -4 ही आएगा। देखिए। क्या ये बात सबको समझ में आई भाई, हाँ या ना में जवाब दो। देखा, 3 छोटे छोटे डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर लिया, खट से वैल्यू रखी, सीधा आंसर आ गया, हाँ या ना। अब देखिए, ये तो मैंने आपको लिख के दिखाया, जब एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट लेंगे ना तो आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा। आप सिंपल देखो क्या करना है, पहली वाली रो को डिफरेंशिएट करना है, बाकी दो रो में तो सेम वैल्यू रखनी है ना, जीरो पे। अरे हाँ या ना में जवाब दो। तो आप सिंपल एक काम करना, क्या करना, जिस रो को डिफरेंशिएट करना उसको डिफरेंशिएट करके लिखते जाना। लिख लिया, बोलो भाई। अब x की वैल्यू 0 रखना शुरू करना, तो पहली वाली रो में 0 रखोगे तो ये आ जाएगा, बाकी जो 0 रखना वो इन दो रो में रख देना। क्लियर हुआ कि नहीं, अरे हाँ या ना में बोलो। जो रो हमें डिफरेंशिएट करनी है उनको हम डिफरेंशिएट करके लिख लेंगे, बोलो, और बाकी सबको ऐसे ही सेम रखेंगे। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हैं, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि बार बार इतना बड़ा डेरिवेटिव करके ऐसे बार बार रो लिखने का कोई मतलब नहीं। पहली वाली रो डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू 0 रख दो और बाकी दोनों में 0 रख दो, डन। इसके बाद दूसरी वाली रो डिफरेंशिएट करके 0 रख दो और बाकी यहाँ पे दोनों में 0 0 रख दो, डन। इसके बाद तीसरी वाली रो डिफरेंशिएट करके 0 रख दो और बाकी दोनों में 0 रख दो। सीधा यही वाला डिटरमिनेंट आप एग्जाम हॉल में लिखेंगे। आप ये लिखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।
क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो जो मैं समझा रहा हूँ? दोबारा से बताओ। यस सर। सीधा आप इसके बाद डिफरेंशिएट करके लिख देंगे। जैसे अगर मैं आपको सोल्यूशन में हिंट दूं तो एक्स एफ जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आप क्या लिख रहे हैं? एक्स एफ डैश प्लस एफ, बोलो। और एक्स स्क्वायर एफ जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आप डबल बार कर रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं? एक्स स्क्वायर इंटू एफ प्लस 2xf, नहीं एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश, और फिर इसका डेरिवेटिव कर रहे होंगे, बोलो यही तो कर रहे होगे। तो ये शायद आ जाएगा एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश, अरे हाँ या ना में जवाब दो, प्लस 2xf डैश, फिर 2xf का डेरिवेटिव करोगे तो 2xf डैश प्लस 2f, तो डेरिवेटिव आ जाता है एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश प्लस 4xf डैश प्लस 2f। चेक कर लीजिएगा आराम से, फिर बताइएगा। यही वैल्यू रख के आपको सिंप्लीफाई करके, नहीं समझ रहे हो फिर तो भाई। डेल्टा अगर आप देखोगे तो डेल्टा क्या लिखा है ये बता दो बस, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। एफ एक्स एफ डैश प्लस एफ एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश 4xf डैश प्लस 2f, क्या सही लिख रहा हूँ मैं? जी एक्स जी डैश प्लस जी एक्स स्क्वायर जी डबल डैश प्लस 4xg डैश प्लस 2g, फिर एच एक्स एच डैश प्लस एच, ये एच एक्स फंक्शन है ना, एक्स स्क्वायर एच डबल डैश प्लस 4x डैश, और साथ में क्या आ रहा है प्लस 2h। देखो क्या यही लिखा है डेल्टा, हाँ या ना जवाब दो। अब आपको फील आ रहा होगा, R2 को आप रिप्लेस कर दो किससे? R2 माइनस R1 से, और R3 को आप रिप्लेस कर दो किससे? R3 माइनस 4R2 प्लस 2R1 से। चेक करिए जरा, यस सर। प्लस 4 करेंगे और 6 कर दो तो वो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, या 4 करें इसमें और प्लस 2, हाँ सब कैंसिल हो जाएंगे। देखो यही रिप्लेसमेंट लगा दिया कि नहीं? जैसे रिप्लेसमेंट लगाओगे डेल्टा क्या आएगा? यहाँ से आएगा एफ, यहाँ से एक्स एफ डैश, और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश, क्या कहते हो? यहाँ से जी, यहाँ से एक्स जी डैश, और यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर जी डबल डैश, यहाँ से एच, यहाँ से एक्स एच डैश, और यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर एच डबल डैश। हाँ या ना में जवाब दो। फिर सेकंड वाली जो रो है उससे एक्स कॉमन कर लेंगे और उसको थर्ड वाली रो में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं भी कॉमन करके कहीं भी कम मल्टीप्लाई कर देते हैं उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं डिटर्मिनेंट में, ये तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है। एफ डैश जी डैश एच डैश, तो ये एक्स क्यूब इंटू एफ डबल डैश, एक्स क्यूब इंटू जी डबल डैश, और एक्स क्यूब इंटू एच डबल डैश आ जाएगा। हाँ या ना में जवाब दो, अरे बोलो। अब जब आप इसको रो वाइज डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अब जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना, पहले वाले स्टेप में आप पहली वाली रो डिफ्रेंशिएट करोगे, बाकी दोनों को सेम रखोगे, अरे हाँ या ना में जवाब दो। तो ये दोनों सेम हो जाएंगी तो खत्म मामला, जीरो। दूसरा वाला डिटर्मिनेंट बनाओगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश आ जाएगा, और ये रो सेम रेशियो में आ जाएंगी तो भी जीरो। तो सिर्फ बचेगी कौन सी रो? थर्ड वाला डिटर्मिनेंट बचेगा जिसमें ये एफ जी एच आएगा, ये एफ डैश जी डैश एच डैश आएगा, और ये एक्स क्यूब एफ डबल डैश का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब जी डबल डैश का डेरिवेटिव, और एक्स क्यूब एच डबल डैश का डेरिवेटिव आएगा। यही आपका आंसर आएगा। क्या है मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ? जैसे अब देखिए ऑब्जर्वेशन, अगर हमें टी निकालना हो, अगर हमें क्या निकालना हो भाई? टी। तो सोचो टी निकालने के लिए अगर हम लैम्डा को सिंप्लीफाई करने में नहीं अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो फॉर टी हमने क्या देखा? पुट लैम्डा इक्वल टू 0। जैसे आप लैम्डा की वैल्यू 0 रखोगे इधर से टी बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा? 0 माइनस 1 3, हाँ या ना?
1 0 -4 -3 4 और 0, और यही सिंप्लीफाई हो के आपको t की वैल्यू दे देगा। बताओ t कितना आ रहा है, क्विक जल्दी सॉल्व करके बताइए t कितना आ रहा है। बोलिए भाई, टी सॉल्व होके कितना आया? इतना टाइम नहीं है भाई, जल्दी से डिटरमिनेंट निकालो। क्या कर रहे हो भाई, सो रहे हो क्या तुम लोग यार? सो रहे हो क्या भाई, जल्दी बताओ। मैं नहीं सॉल्व कर क्यों करूंगा। सेकंड आइए, अगर हमें सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है, अगर हमें सम ऑफ क्या निकालना है, कोफिशिएंट, ये मैं जनरल तरीका लैम्डा बता रहा वन। हूँ। तो हम लैम्डा को 1 पुट कर देंगे, क्योंकि वेरिएबल को अगर हम 1 पुट कर दें तो हमें सारे कोफिशिएंट का सम मिल जाता है। तो अगर हमें p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी, अब ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, अगर हमें किसी भी सिचुएशन में कोई भी बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है वेरिएबल x के टर्म में, तो हम अगर उसमें सीधे उसके x के अलावा जितना भी पोर्शन है वो सब उसका कोफिशिएंट हो गया, वो उसका सम हमें निकालना है तो हम वेरिएबल को 1 कर देंगे। अगर हमें कांस्टेंट निकालना है तो हम वेरिएबल को 0 कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा, बाइनोमियल में कॉन्सेप्ट कई बार यूज होता है। तो आप जैसे आप लैम्डा को 1 पुट कर देंगे तो डिटरमिनेंट क्या बन जाएगी बताओ? 4 0 4 2 -2 -3 -2 5 और 3। अब सिंप्लीफाई कर दो तो सारे कोफिशिएंट का सम आ जाएगा। क्या हमें सम, मतलब जब हमें अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चाहिए होगा कोफिशिएंट में, तो हम लैम्डा को क्या पुट कर देंगे, -1। तो यानी यहाँ पे हम लैम्डा को क्या पुट कर दें, -1, तो अल्टरनेट साइन आ जाएंगे, p माइनस क्यू प्लस आर माइनस एस प्लस टी। बस यही -1 पुट करके डिटर्मिनेंट बना लो और इसी डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर लो, देखो क्या आंसर आ रहा है। देखिए क्या आंसर -42 आ रहा है। अगर हमें किसकी बात करनी है, फॉर लीडिंग कोफिशिएंट, p, सही है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब जो भी इसकी डिग्री होगी उससे डिवाइड कर देंगे। तो जब आप डिग्री से डिवाइड करोगे तो इस वाली रो में मैक्सिमम डिग्री 2 आ रही है, इस वाली रो में मैक्सिमम डिग्री 1 आ रही है, इस वाली रो में मैक्सिमम डिग्री 1 आ रही है। तो हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे लैम्डा स्क्वायर से, यहाँ पे लैम्डा से और यहाँ पे लैम्डा से, तो लैम्डा की पावर 4 डिवाइड हो जाएगा। तो क्या ये 1 + 3 बाई लैम्डा, देखते जाइएगा, 1 बाई लैम्डा 1 बाई लैम्डा स्क्वायर 1 बाई लैम्डा प्लस 3 बाई लैम्डा स्क्वायर 1 + 1 बाई लैम्डा -2 1 -4 बाई लैम्डा 1 -3 बाई लैम्डा 1 + 4 बाई लैम्डा और 3। क्या ये आएगा आफ्टर डिवीजन? देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे तुरंत बताइए। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई, ये आएगा। और इसके बाद दोनों साइड लैम्डा को कहाँ टेंड करा देंगे, बोलिए? 0। इन्फिनाइट। लैम्डा को कहाँ टेंड करा देंगे, इन्फिनाइट। अब जैसे आप लैम्डा इन्फिनाइट टेंड कराएंगे, आपने जब लिमिट पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि जैसे ही लैम्डा इनफाइनाइट टेंड करता है तो यहाँ पर अगर कोई फाइनाइट वैल्यू लिखी हो और यहाँ पे क्या लिखा हो, टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो वैल्यू सीधे क्या आ जाती है, 0। 0। सही है ना, बोलिए सही है ना। मतलब यहाँ पे कोई फाइनाइट क्वांटिटी लिखी और यहाँ लैम्डा इनफाइनाइट टेंड कर रहा हो तो वैल्यू क्या हो जाती है, 0। अब जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, देखिए आपका आंसर क्या आएगा, 1 1 1 0 -2 1 फिर 0 1 3। क्या यही वैल्यू p के बराबर आ जाएगी? इसी को सिंप्लीफाई करके p निकाल दीजिएगा। लीडिंग कोफिशिएंट निकालने का तरीका समझ में आया कि नहीं?
जो भी हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड करेंगे, रो वाइज जो हाईएस्ट पावर होगी उसी से डिवाइड कर देंगे, और फिर लैम्डा को या उसी वेरिएबल को कहाँ टेंड करा देंगे, इनफाइनाइट। सीधा लिमिट कॉन्सेप्ट लगा के आंसर लिख देंगे। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? बोलो भाई। यस सर। अच्छा अब आओ, फॉर स्मॉल एस क्या टेक्निक लगाएंगे। देखिए सेम क्वेश्चन में अगर आपको स्मॉल एस निकालना है तो आप टेक्निक क्या लगा रहे होंगे, हम उसकी बात कर लेते हैं। स्मॉल एस मतलब कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे लैम्डा के टर्म में। तो जब आप लैम्डा के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो 4 लैम्डा क्यूब पी, 3 लैम्डा स्क्वायर क्यूब, 2 लैम्डा आर प्लस स्मॉल एस बच जाएगा। हाँ या ना में जवाब दो, और फिर लैम्डा को 0 पुट कर देंगे। अरे हाँ या ना बताओ, समझ गए कि नहीं भाई? अब जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो तरीका क्या कहते हैं, बोलो। मतलब हमने क्या सीखा, डिफरेंशिएट with respect to lambda and put lambda equal to 0। क्या ये टेक्निक समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा और पुट लैम्डा इक्वल टू 0। तो अभी हमने डिफरेंशिएट करने में एक शॉर्टकट सीखा था ना, वही आप यहाँ ऑप्ट करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करके जैसे ही लैम्डा को 0 रखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ स्मॉल एस बचेगा, हाँ या ना। अब इधर आ जाओ, मैंने क्या टेक्निक बताई थी, पहली वाली रो को डिफरेंशिएट करके क्या रख दो, 0। तो पहली वाली रो को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 लैम्डा प्लस 3, और 0 रखोगे तो सिर्फ 3 बचेगा। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा भाई, 1, और इसका डेरिवेटिव भी क्या आएगा, 1। अच्छा बाकी सब में लैम्डा को सीधे क्या रख दो, 0। जैसे ही 0 रख रहे हो तो वैल्यू क्या आ रही है बता दो जरा। अरे हाँ या ना में जवाब देते जाना भाई। सर पहले रो का सेकंड कॉलम सर जीरो नहीं होगा। क्या पहली रो का सेकंड कॉलम जीरो नहीं होगा। पहली रो का, हाँ सेकंड वाला ये ना, क्या पूछ रहे हो? हाँ सर ठीक है। इसका डेरिवेटिव 1 आएगा ना बेटा। फिर अगली बार क्या करेंगे, सेकंड वाली रो डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो जैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे वैल्यू क्या आ रही है, 1 माइनस टू 1, तो लैम्डा 1 रखने पर, 0 रखने पर वही आ जाएगा ना, 1। बोलो भाई, क्या ये फीलिंग समझ में आ रही है? अरे बताओ यार, क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा ये वाली रो तो वही सेम आ जाएगी, तो इसको वही सेम उठा के लिख देंगे, और यहाँ पर हम वैल्यू 1 क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? अच्छा थर्ड वाली रो निकालने के लिए क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो 1 आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे 0 रखोगे तो भी 1 आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे 0 रखोगे तो 3 आएगा। बाकी इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको आप यहाँ पे लिख चुके हैं वैल्यू, तो 1 0 -4, और इसकी वैल्यू आप यहाँ लिख चुके हैं, तो 0 -1 और 3। आप तीनों डिटर्मिनेंट निकाल के ऐड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे फास्ट तरीके से लिखा, ये बात दिखी सबको? बोलो। सबसे यस पहले सर। इसको डिफरेंशिएट करके वैल्यू 0 रख ली, और ये दोनों में सीधा 0 रख दिया, ठीक है। फिर इसको डिफरेंशिएट करके वैल्यू 0 रख ली, ये वाली वैल्यू सीधे यहाँ कॉपी कर दी, और इसमें ये वाली वैल्यू 0 रख के लिख दिया। फिर इसको डिफरेंशिएट कर लिया अगली बार, ये वाली वैल्यू यहाँ से कॉपी कर दी, ये वाली वैल्यू यहाँ से कॉपी कर दी, सॉरी ये वाली वैल्यू यहाँ से कॉपी कर दी, ये वाली वैल्यू यहाँ से कॉपी कर दी, और ये डिफरेंशिएट करके लिख दिया, खत्म। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपका टाइम कैलकुलेशन दोनों बच गए, बट ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें आपको ये चीज मिस्टेक होने के चांस हाई है, ये ध्यान रखिएगा। आप तीनों डिटरमिनेंट ऐड कर दीजिए आंसर। बोलो भाई, सिर्फ एक रो या एक कॉलम में ही तो एक्स का फंक्शन आपको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बताओ। तो अगर आपको इसको 0 से 1 इंटीग्रेट करना है तो सिर्फ उसी रो या कॉलम को इंटीग्रेट कर लो 0 से 1। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई, क्योंकि बाकी में एक्स है ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो इसको इंटीग्रेट करोगे एक्स स्क्वायर, 0 से 1 लिमिट रख दो। इसको इंटीग्रेट करोगे cos x, 0 से 1 लिमिट रख दो। इसको इंटीग्रेट करोगे sin x, 0 से 1 लिमिट रख दो। बाकी सारी वैल्यूज तो सेम आ जाएंगी ना। क्या ये बात समझे कि नहीं सब लोग? अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई, बोलो। अब जैसे ही आप समझे तो वैल्यू निकाल लो, ये क्या आएगा 1
3 1, ये क्या आएगा 1 माइनस कॉस 1 2 1, ये क्या आएगा साइन 1 1 2, और इसी डिटर्मिनेंट को ओपन कर दो। जैसे आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे आपका आंसर आएगा 5 कॉस 1 प्लस साइन 1 माइनस 2। देखिए आराम से, और सिंप्लीफाई करके आप अपना आंसर लिख देंगे। ये काम आप तब कर पाए जब एक ही रो में सारा था, एक ही रो या एक ही कॉलम में एक्स का फंक्शन था। बट अगर यही क्वेश्चन आपसे ऐसे दे देता, एक रो से ज्यादा की बात करने लगता, सपोज डेल्टा एक्स आपके सामने ऐसे लिख देता x 1 2 1 x 3 x प्लस 1 2 1, और फिर आपसे कहता कि फाइंड 0 से 1 डेल्टा एक्स डी एक्स। बोलो, अब आप इसमें डायरेक्ट काम नहीं कर सकते हैं भाई। अब यहाँ भी x का फंक्शन है, यहाँ भी x का फंक्शन है, और यहाँ भी x का फंक्शन है। अब किसी एक रो में नहीं है ना, या कॉलम वाइज देखो तो 2 कॉलम में है, रो वाइज देखो तो तीनों रो में है। तो अब आप डायरेक्ट ये नहीं लगा सकते कि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर दें ना। अब आप पहले क्या करेंगे, इस डेल्टा को सिंप्लीफाई करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसको आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ये वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और फिर इसको आप 0 से 1 इंटीग्रेट करेंगे और सिंप्लीफाई करके अपना आंसर लिख देंगे। क्लियर है? अब इंटीग्रेशन तो कर ही लोगे यार, वो बताने की जरूरत तो नहीं है मेरे हिसाब। ये शायद माइनस एक्स स्क्वायर आता है, देखियो। अब सॉल्व कर लो, तो माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x, और लिमिट 0 से 1 रख के सिंप्लीफाई करिएगा, देखिएगा 19/6 आता है। तो मैं जो समझाना चाह रहा था वो समझ में आया? जब किसी एक रो या कॉलम में होगा तो सीधे वहाँ इंटीग्रेट करके वैल्यू रख देंगे। पहले इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बात वही है। चाहे पहले सिंप्लीफाई करके वैल्यू रख दो, इंटीग्रेट कर दो, या पहले डायरेक्ट इंटीग्रेट करके वैल्यू रख दो। बट इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन चल जाएगा, बट इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं चलेगा। क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ भाई। तो इंटीग्रेशन में कोई खास बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है, आप डायरेक्ट से काम चला सकते हो। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करें तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आप 2 टाइप की पढ़ते हैं। एक आप पढ़ते हैं होमोजीनियस, और एक आप पढ़ते हैं नॉन होमोजीनियस। ठीक है ना? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब जैसे ये है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2, ये 3 वेरिएबल में है, c2z 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। अच्छा, नॉन होमोजीनियस का मतलब हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सारे टर्म होमोजीनियस हैं। सारे टर्म कैसे हैं? होमोजीनियस 1 डिग्री के। यहाँ पे क्या है, ये टर्म 0 डिग्री का आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये सिस्टम ऑफ 3 वेरिएबल का है, 3 वेरिएबल है ना एक्स वाई जेड। ये होमोजीनियस सिस्टम है, ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। क्लियर है? अब क्रैमर रूल कहता क्या है वो देखो। क्रैमर रूल ये कहता है, जैसे आपने 3 वेरिएबल का सिस्टम लिया, मतलब क्रैमर रूल ये कहता है कि अगर हमने नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम लिया, ठीक है ना, जैसे 3 वेरिएबल का सिस्टम है, तो पहला डिटर्मिनेंट उसमें डेल्टा निकाला जाता है। डेल्टा मतलब कोफिशिएंट सारे वेरिएबल का। तो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3।
फिर इसमें निकाला जाता है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मतलब जो ये एक्स का कोफिशिएंट होता है उसको कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये आ जाता है D1 D2 D3, ठीक है ना, B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। फिर हम निकालते हैं डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई आप समझ में आ रहा होगा क्या मतलब हुआ, वाई के कोफिशिएंट को किससे रिप्लेस कर देते हैं, कांस्टेंट से। तो आ जाता है D1 D2 D3, बाकी सब सेम आ जाते हैं, A1 A2 A3 C1 C2 C3। तो अब साइमल्टेनियसली सोचो डेल्टा जेड क्या होगा, जेड का जो कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। तो D1 D2 D3 बाकी सब सेम, A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो अब ये कहते हैं बाई क्रैमर रूल x की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल्टा x का डिटर्मिनेंट बाई डेल्टा, y की जो वैल्यू होती है वो डेल्टा y का डिटर्मिनेंट बाई डेल्टा, और जो z की वैल्यू होती है वो डेल्टा z का डिटर्मिनेंट बाई डेल्टा। ये एक्स वाई जेड आता है, ठीक है ना। अब ये कहाँ से आता है, क्यों ऐसा ही होता है, इसका प्रूफ जब हम मैट्रिक्स में पढ़ाएंगे सिस्टम तब बता देंगे। अभी के लिए समझ लीजिए कि क्रैमर रूल के हिसाब से अगर हमें इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड देखना हो तो उसका मतलब ये होता है। क्लियर है। अब आपसे ऑब्वियसली एक्स वाई जेड तो नहीं निकलवाया जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। आपसे क्या निकलवाया जाएगा वो बताता हूं। अगर आपसे कहा गया इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, तो ऑब्वियसली ये जो डेल्टा वाला डिटर्मिनेंट आ रहा है वो जीरो नहीं आना चाहिए। भाई अगर डेल्टा वाला डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा तो ये एक्स वाई जेड का यूनिक पेयर हमेशा देगा कि नहीं देगा, ये बात समझ रहे हो कि नहीं, हाँ या ना। अच्छा, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, या आपसे कह दूं मैं मोर देन वन सोल्यूशन, दोनों बातें सेम है कि नहीं है भाई, एक से ज्यादा सोल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो कंडीशन ये होती है कि जितने भी डेल्टा आप ले रहे हैं, डेल्टा जितने भी डेल्टा आप ले रहे हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, सबकी वैल्यू साइमल्टेनियसली जीरो हो जानी चाहिए। और अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन ही नहीं है तब की कंडीशन क्या होगी कि भाई डेल्टा तो जीरो होना चाहिए बट एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड ये नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब कोई एक, तीनों भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, बट कम से कम एक डेल्टा हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के नो सॉल्यूशन आएंगे। ये है थ्योरी क्रैमर रूल के हिसाब से, ये है थ्योरी क्रैमर रूल के हिसाब से। समझ में आया कि नहीं भाई। तो अब जैसे आपसे कहा गया दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग यूनिक सोल्यूशन, तो डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, खत्म। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग नो सोल्यूशन, तो डेल्टा तो सर्टेनली जीरो होना चाहिए। डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड में कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए, या दो नॉन जीरो होने चाहिए, या तीनों नॉन जीरो होने चाहिए, बट कम से कम कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो कभी भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है तो सारे डेल्टा क्या हो जाने चाहिए, जीरो हो जाने चाहिए। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, बोलिए, अरे हाँ या ना जवाब दो भाई। यस इसके बाद दो वर्ड और यूज होते हैं, एक होता है ट्रिवियल सोल्यूशन और एक वर्ड यूज होता है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। किसके लिए, बोलिए, फॉर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब यूनिक सोल्यूशन, कि ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, यूनिक सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब हो गया इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की का मतलब डेल्टा जीरो। क्यों, अगर आपका सिस्टम होमोजीनियस है
तो सारे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड जीरो होंगे कि नहीं, सोचो, क्योंकि D1 D2 D3 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, बताओ, 0 0 0 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, हाँ है ना। तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तो जीरो हो ही जाएंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो, अरे बोलो यार, क्या ये बात समझ पा रहे हो। यस सर। तो सारे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तो जीरो हो ही जाएंगे। तो फॉर ट्रिवियल सोल्यूशन हम क्या कहेंगे, नॉन जीरो, मतलब यूनिक सोल्यूशन। अगर किसी में लिखा है कि इस सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, तो इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू को आपको क्या कर देना है, जीरो, बस, इससे ज्यादा आपको काम नहीं करना होता। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया लग जाएगा। क्या मेरी बात यहाँ तक सबको